नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। हरियाणा में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और हरियाणा के चुनावी दंगल में राजनीति के दिग्गजों ने ताल ठोक दी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के सियासी दिग्गज अब चुनावी मैदान में हैं। दोनों दलों के दिग्गज नेता सीएम नायब सिंह सैनी और भूपेंद्र हुड्डा ने अपने अपने नामांकन भी भर दिए हैं और दोनों ही नेता अब जीत के पुरजोर दावे कर रहे हैं। बीजेपी से तो नायब सिंह सैनी ही सीएम का चेहरा है, लेकिन कांग्रेस अभी भी बिना सीएम के चेहरे के ही आगे बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल रणनीतिक तौर पर आगे तो जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन हरियाणा के चुनावी समीकरण की बात की जाए तो इस चुनावी रण क्षेत्र में गठबंधन के साथ साथ उत्तरी सियासी पार्टियां भी चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस इस महामुकाबले में फ्रंट पर मौजूद है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से ही नामांकन का दौर भी जारी है। लाडवा से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तो वहीं सांपला किलोई से कांग्रेस के उम्मीदवार और दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में हैं। कुल मिलाकर हरियाणा का सियासी समीकरण चरम सीमा पर है। जीत के दावे सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। कोई किसी की कमियां गिना रहा है तो कोई अपने कामकाज की खूबियां, लेकिन सियासत के गलियारे से सवाल ये पनप रहा है कि चुनावी दंगल में दिग्गजों की ताल पर जीत के ढोल किसके बजेंगे। आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज पैनल में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी। चर्चा की शुरुआत आप सभी से करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा में चुनावी समीकरण की बात की जाए तो इस चुनावी रण क्षेत्र में जहां एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, तो वहीं चुनावी मैदान में गठबंधन के साथ उतरी सियासी पार्टियां भी चुनौती देती नजर आ रही है। लेकिन मुख्य तौर पर राजनीतिक दलों के बीच टक्कर की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस इस महामुकाबले में फ्रंट पर मौजूद है। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से ही नामांकन का दौर लगातार जारी है। चूंकि 12 सितंबर तक ही नामांकन की आखिरी तारीख है, लिहाजा नामांकन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और इसी कड़ी में दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। लाडवा से बीजेपी के दिग्गज उम्मीदवार और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया। देखिए, लाडवा की जनता का आज भरपूर आशीर्वाद मिला है और ये ऐतिहासिक नॉमिनेशन का कार्यक्रम था कि पूरा का पूरा लाडवा आज सड़कों के ऊपर था। आप लोगों ने देखा है, अपने बेटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आज पूरा लाडवा सड़कों पे आया है। एक बात तय की है कि हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ये 8 अक्टूबर के बाद बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार बन रही है। ये तय हरियाणा के लोगों ने कर दिया है, ये देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस की ओर से नामों के ऐलान के बाद से ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सांपला किलोई से कांग्रेस के उम्मीदवार और दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले पूर्व सीएम हुड्डा ने अपने आवास पर पत्नी आशा हुड्डा और बेटे दीपेंद्र हुड्डा और बहू श्वेता हुड्डा के साथ हवन पूजन किया, जिसके बाद वो नामांकन भरने के लिए पहुंचे और इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने नामांकन के बाद दावा करते हुए कहा कि मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है और जनता ने कांग्रेस को वोट देने का फैसला किया। साथ ही दावा करते हुए ये भी कहा कि बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है। देखिए, चुनाव लड़ चुके, हर बारी नामांकन होता है और लोग आशीर्वाद देते हैं। लोगों की सेवा करना हमारा फर्ज है। जिस नियत से हम राजनीति में आए, हमारा परिवार यही है, जनसेवा के लिए। तो ये मेरे को मौका दिया है लोगों ने, जितनी भी हो सकेगी जनसेवा करेंगे। पूरे हरियाणा की जनता को है कि मैं सारे हरियाणा में घुमा हूँ। हरियाणा में 36 बिरादरी बना चुकी है। अब की बार कांग्रेस की सरकार। कुल मिलाकर हरियाणा की सियासी हवा अब अपने चरम सीमा पर है। हर कोई अपनी जीत का दावा ठोकता हुआ नजर आ रहा है। कोई किसी की कमियां गिना रहा है तो कोई अपने कामकाज की खूबियां।
हालांकि इस चुनावी रण क्षेत्र की दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी की ओर से सीएम का चेहरा सबके सामने है। बीजेपी की ओर से चेहरा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, और लेकिन कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा अब तक साफ नहीं हो पाया। दावे तो हर कोई कर रहा है, पर बिना सीएम चेहरे के चुनाव के लिए जीतना कांग्रेस के लिए काफी चुनौती भरा साबित हो सकता है। बीजेपी इसे कांग्रेस की कमजोर कड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि आखिर में किसके दावे और किसका पलड़ा भारी है, ये तो 8 अक्टूबर को परिणाम ही साबित कर पाएंगे। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो हरियाणा में चुनावी रण सज चुका है। इस दौरान उम्मीदवारों की घोषणा भी की जा चुकी है। हालांकि नामांकन प्रक्रिया भी जारी है। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी आपसे करेंगे। दिलचस्प बात है चुनावी रण क्षेत्र की यह है कि बीजेपी की ओर से सीएम का चेहरा सबके सामने है, नायब सिंह सैनी। कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक साफ नहीं है। बिना सीएम चेहरे के चुनाव जीतना क्या कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है? देखिए, प्रगति कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस में ये परंपरा नहीं रही कि सीएम फेस को सामने रखकर चुनाव लड़ा जाए। उनका कहना है कि सीएम कौन बनेगा, अगर पार्टी की सरकार आती है, सीएम कौन बनेगा इसका फैसला जो विधायक चुन कर आएंगे वो करेंगे और हाईकमान मिलकर करेगा। तो कांग्रेस ने ज्यादातर ऐसा हुआ है कि सीएम फेस कभी सामने नहीं किया, और वो ये भी दलील देते हैं कि लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस अगर सरकार बनाती है तो सभी की राय ली जाती है। जो जीत कर विधायक आते हैं उनकी राय मायने रखती है, और ऑब्जर्वर आते हैं हाईकमान की तरफ से। अगर कहीं सरकार बनानी होती है पार्टी को, लोग जनमत देते हैं, जनादेश देते हैं, तो हाईकमान की तरफ से ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं। विधायकों का मन टटोला जाता है, उनकी राय क्या है, उनकी राय ली जाती है और हाईकमान को रिपोर्ट दी जाती है। हालांकि ये कहा तो जाता है, लेकिन हाईकमान तय करता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, प्रदेश को कौन चलाएगा, ये कमान किसको देनी है। लिहाजा अभी भी ये सवाल आता है कि नायब सिंह सैनी को 1-1.5 महीना पहले अमित शाह जी जब आए थे पंचकुला में, उन्होंने कहा था हमारे सीएम फेस है, यही कंटिन्यू करेंगे और सरकार तीसरी बार बीजेपी की बनेगी। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के सामने ये सवाल लगातार आया कि आपका सीएम फेस कौन है। उनका जवाब होता है कि हम कभी ऐसा नहीं करते, ये परंपरा कांग्रेस में नहीं रही है। इसका जवाब ही है। दूसरी बात, ये सबको पता लग गया है कि अभी 3 बीजेपी के सीटें अभी खाली हैं जिन पे फैसला होना है, सिरसा, एनआईटी, फरीदाबाद और महेंद्रगढ़। समझता आज रात तक ये फैसला हो जाएगा, लेकिन सबकी नजरें कांग्रेस की सूची पर है। 32 के बाद 9 उम्मीदवार उतारे, 41, और 90 में से 41 कह रहे तो 49, मतलब आधी से ज्यादा सीटें कांग्रेस की सीटों के बारे में लोगों को नहीं पता। पूरे हरियाणा के लोग, जिनमें आम मतदाता भी है, जनता भी है, चर्चा यही है आज नहीं कई दिनों से कि कांग्रेस की सूची आखिर कब आएगी। दरअसल बीजेपी की पहली सूची के बाद जिस तरीके की रिएक्शन सामने आई थी, बीजेपी को हालांकि मर्यादा वाली पार्टी, अनुशासित पार्टी माना जाता है, लेकिन 67 उम्मीदवारों के ऐलान के बाद जिस तरीके से 20 से ज्यादा सीटों पर बवाल हुआ, बागी सामने आए, क्या क्या कहा गया, पार्टी को गद्दार तक कहा गया। उसके बाद कुछ लोग पार्टी छोड़ गए, कुछ अभी इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम बागी होकर चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। ये सारी चीजें सामने आई, लेकिन कांग्रेस की सूची अभी तक नहीं आई। इस वजह से बीजेपी को पूरी बीजेपी को, या दो गठबंधन है या जो निर्दलीय, उनको उनकी उत्सुकता ये जानने में है कि जहां उम्मीदवार सामने मैदान में आ चुके हैं, कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, वो फ्रेम अभी खाली है। तो आज कांग्रेस के नेता भी दावा कर रहे हैं कि आज रात तक सूची आ जाएगी हर हाल में, लेकिन उनके सामने ये सवाल भी है कि रात को सूची आएगी, कल आखिरी दिन है, तैयारी कैसे होगी, रोड शो कैसे होंगे, जिनको शामिल करना है अपने रोड शो में उनको बुलाया कैसे जाएगा। तो उसका जवाब ये था कि आज दोपहर को जिनका सूची में नाम है उनको इशारा कर दिया गया कि आप अपने कागज तैयार रखिए, जिनको बुलाना है, आपका जो कार्यक्रम है पर्चा भरने के लिए। बड़े नेता भी कहीं कहीं जाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने आज इसलिए पर्चा भरा है, कल आखिरी दिन है। तो संभवतः जिस तरीके से मनोहर लाल जी अपने पार्टी के उम्मीदवारों का नामांकन करवा रहे हैं, वो कल भी यही थे मनोहर लाल जी, आज भी हरियाणा में थे, कई जगह, आज गरोंडा करनाल में थे, इसराना में थे और जगह गए। लेकिन कल आखिरी दिन आपको बता दूं, धर्मेंद्र प्रधान जो प्रदेश चुनाव समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो प्रधान बनाए गए, वो कल हरियाणा में आखिरी दिन आ रहे हैं और नायब सैनी उनके साथ रहेंगे। पानीपत ग्रामीण के विधायक और मंत्री महिपाल ढांडा का पर्चा दाखिल कराएंगे।
धर्मेंद्र प्रधान और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और जगह भी उनके कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से केंद्र नेतृत्व के बड़े मंत्री या पार्टी के बड़े नेता हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा भी कल अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका पर्चा दाखिल करवाएंगे, ताकि एक हाइप मिले। रोड शो में भूपेंद्र हुड्डा आएंगे, किस तरीके अपनी बात रखते हैं पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने, तो एक क्रेज उनके लिए भी है कि भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपने पर्चे दाखिल कर दिए, कल वो फ्री रहेंगे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए। तो लिहाजा कल बहुत सारे नामांकन, प्रगति मेरे को लगता है जो निर्दलीय लड़ने की हुंकार भर रहे थे या जो बागी है, कल बहुत सारे लोग पर्चा भरेंगे और कल हजूम नजर आएगा। और सड़कों पर मेरे को लगता है आम लोगों को भी दिक्कत हो सकती है जो रोड यूजर्स है, क्योंकि कल पूरा मेला लगने वाला है। बिल्कुल, कल नामांकन की आखिरी प्रक्रिया है, हुजूम जरूर लग सकता है, लेकिन महेश जी, जिस तरह से नामांकन का कल आखिरी दिन है, बीजेपी की अगर लिस्ट की बात की जाए तो पहली सूची जब सामने आई तो बीजेपी में हड़कंप का दौर देखने को मिला, सियासी उथल पुथल चरम सीमा पर गई। लेकिन उसके बाद अब कांग्रेस के तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। कई जगहों पर कई राजनीतिक दलों में इसको लेकर के भी कौतूहल की स्थिति मची हुई है कि आखिर कांग्रेस की तरफ से इन सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन सवाल यह है कि बिना सीएम के चेहरे के आगे बढ़ना, क्या बीजेपी इस मुद्दे को, इस स्थिति को भुनाने की कोशिश कर सकती है, कांग्रेस की कमजोर कड़ी के तौर पर इसे चुनाव में इस्तेमाल कर सकती है? देखिए, भले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम फेस जाहिर कर दिया गया हो, लेकिन सीएम फेस का कोई बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला हो ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी यहां पर किसी भी सूरत में सीएम फेस सामने नहीं करने जा रही। उसकी सबसे बड़ी वजह यहां पर खेमों में बटी कांग्रेस है और बदले माहौल में अभी जो प्रो कांग्रेस माहौल इस वक्त बना हुआ है, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को मिल रहा है, उनके साथियों को मिल रहा है। तो ऐसे में चुनावी डगर जो है आसान कांग्रेस पार्टी के लिए अगर हो रही है तो जनता के बदले मूड की वजह से हो रही है। यहां पर मुख्यमंत्री के फेस पर अगर कांग्रेस पार्टी ने जाने की कोशिश की, अगर उसका जिक्र भी किया, तो यहां पर अंदर का जो जलजला पहले से यहां एक तरीके से थमा हुआ नजर आ रहा है। टिकटों के ऐलान के बाद एक बार उसका तो जो है जग जाहिर होना लाजमी है ही, लेकिन अगर सीएम फेस की तरफ कांग्रेस पार्टी जाने की कोशिश करेगी तो एक और बड़ा संकट कांग्रेस पार्टी खुद के लिए खड़ा कर लेगी। और लगातार आए दिन और हर एक कार्यक्रम में हम एक ही बात को लगातार दोहरा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले लोग बीजेपी के साथ जाएंगे और बीजेपी को हराने वाले लोग इस तरफ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होकर अपनी उम्मीद को जाहिर करेंगे, अपनी कोशिशें हर संभव प्रयास वो करेंगे। तो यहां पर एक जिक्र पहले भी आया कि यहां पर आम आदमी पार्टी जरूर यहां पर थोड़े से इक्वेशंस में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी तो गठबंधन से बाहर हुई। लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी और सीपीआईएम को इस लिस्ट में जगह मिल सकती है। मैं तमाम दर्शकों की जानकारी देना चाहूंगा कि अब जो लिस्ट आने वाली है, कांग्रेस पार्टी की जिस लिस्ट का इंतजार हर कोई कर रहा है, उस लिस्ट में सीपीआईएम को जो है सीट दी जा सकती है। और इसके अलावा यहां पर समाजवादी पार्टी को भी सीट कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी जा रही है। गठबंधन एक तरीके से बना रहेगा, इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन का जिक्र। और यहां पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्टों को जाहिर कर दिया, अपने तमाम उम्मीदवारों के नाम जाहिर आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आई, तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी इस गठबंधन में शामिल ना भी हो, लेकिन सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि सीपीआईएम को सीट यहां पर दी जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी को भी हरियाणा प्रदेश में सीट कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। तो सीएम फेस कोई नहीं होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कुमारी शैलजा भी लगातार ये बात कह चुकी है कि हमारी जो पार्टी है उसमें सीएम फेस का कोई रिवाज नहीं है, जिसे भी विधायक चुनेंगे, जिसे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आशीर्वाद देगा, वही सीएम होगा। बिल्कुल, सीएम हालांकि कौन होगा ये पार्टी आलाकमान तय करेगा, लेकिन इस बीच कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर के भी चर्चा जारी है कि किस तरह से कौन सी सीटों पर कांग्रेस के अगले उम्मीदवार होंगे। अगली सीटों पर, जिन सीटों पर अभी सूची आना बाकी है, उन सीटों पर अन्य राजनीतिक दल लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। सोनी जी, जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला देखने को मिल रहा है, कहा यह जा रहा है कि हरियाणा के चुनावी रण में मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी भी काफी सक्रिय नजर आ रही है। 61 उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है और कहा यह जा रहा है कि 90 विधानसभा सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। क्या जनाधार कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी का यहां चुनावी मैदान में दिख रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर जो कोई अस्तित्व है, कोई विशेष अस्तित्व नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी में वही लोग आ रहे हैं जिनका अपने दल से जिनको टिकट नहीं मिल रही है और पार्टी हाथों हाथ उनको टिकट दे रही है। ऐसी स्थिति जननायक जनता पार्टी की है।
तो मतलब पार्टी अपने आप में मजबूत संगठन ना होते हुए जो दूसरे दलों से मजबूत चेहरे आ रहे हैं उनको उतार रही है। और देखिए कांग्रेस में जब तक जो टिकटों का वितरण में विलंब हुआ है उससे देखिए जो कांग्रेस को तो नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि जो भी उम्मीदवार बागी खड़े हो जाएंगे उनको कैसे मना पाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस में एक पहले बात तो संगठन नहीं है, अगर संगठन होता भी तो वो भी डम्मी होता, इतना कोई लाभ होने वाला नहीं था, क्योंकि नेताओं में रस्साकशी है। अब जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला के बेटे ने कैथल से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, ऐसे ही जो है कलायत से जयप्रकाश जो है जेपी उनके बेटे विकास सारण ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और ये जो स्थिति बनी हुई है, देखिए टिकटों की घोषणा में विलंब होने से ये स्थिति नहीं है कि आप अपने जो बगावत होगी उस पर अंकुश लगा लेंगे, बगावत तो होनी है, कोई कम होगी कहीं ज्यादा होगी, लेकिन उसके पास पार्टी के पास उसको बगावत को रोकने के लिए क्या मैकेनिज्म है, मतलब उसके लिए आपने कौन सा तंत्र विकसित किया है, पार्टी के पास इसके लिए क्या कार्य योजना है, क्या पार्टी के पास ऐसा नेतृत्व है जो बागियों को मना सके। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास तो है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जो नाराज हो गए हैं, जो बागी चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे थे या जो मैदान में आगे थे उनको मना लिया है। लेकिन प्रोफेसर रामविलास शर्मा के बारे में अजीब स्थिति बनी हुई है। देखिए वहां नामांकन के बाद इंद्रजीत सिंह भी शामिल हुए हैं। देखिए तो ये पार्टी के लिए एक विचित्र स्थिति है। जो प्रदेश अध्यक्ष है वो जो पहले रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनको टिकट के लिए इतनी भागम भाग मतलब मारा दौड़ी करनी पड़ रही है, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी भी 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। तो पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं लगता है इस बात को लेकर टकराव है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में टकराव की स्थिति है। कांग्रेस की तरफ से अभी उम्मीदवारों की घोषणा कई सीटों पर होना बाकी है। देवेंद्र जी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अलावा 2 गठबंधन और भी अभी यहां पर नजर आ रहे हैं। क्या कांग्रेस और बीजेपी को इन गठबंधनों से डरने की जरूरत है? क्या इनके वोट बैंक में कुछ कटौती हो पाएगी? देखिए प्रगति, ये जो 2 गठबंधन है जिनमें एक इनेलो एक जेजेपी है, बाकी बीएसपी बहुत कमजोर हो चुकी है। पहले सालों में हमने देखा, पिछले 3-4 चुनाव विधानसभा के देखे तो बीएसपी का एक आध विधायक बनता, वो विधायक जीतने के बाद समर्थन दे देता था या दूसरों में मिल जाता था जी। एएसपी जो है आजाद समाज पार्टी जो है वो नहीं है। रही इनेलो और जेजेपी पार्टी, इनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो सिरसा हो गया, इनका जो परंपरागत जिला है सिरसा, हिसार, फतेहाबाद हो गया। तो अगर जो गठबंधन बना, मेरे को लगता है जो अंबाला है, कभी किसी जमाने में 15 साल पहले वहां बीएसपी का अमन कुमार नागरा होते थे, वो सांसद बने थे बीएसपी की। पार्टी बहुत मजबूत थी, यमुनानगर, अंबाला या कुछ और सीटों पर जहां बसपा की संगठन मजबूत था। बसपा के बिना सरकार ही नहीं बनती थी, कई बार तो ऐसा भी था। लेकिन अब बीएसपी पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। इनेलो बीएसपी के सहारे हर विधानसभा क्षेत्र से कुछ वोट लेना चाह रही थी, तो उनको लगता है कि इनेलो के कुछ वोट कुछ बीएसपी के, आखिर लड़ना तो है ही। तो मेरे को लगता है दोनों गठबंधन जो है, मेजर मुकाबला जो है कांग्रेस बीजेपी में है। लेकिन कुछ जिलों में ये दोनों गठबंधन थोड़ा सा उलटफेर जरूर कर सकते हैं। वोटों वाइज किसी की जीत, मान लो बीजेपी या कांग्रेस की बड़ी जीत हो रही है तो वोटों में डेंट डाल सकते हैं, वोटों की संख्या कम हो सकती है, थोड़ा उलटफेर की स्थिति में जरूर होंगे। और हो सकता है कि गठबंधन को कुछ थोड़ी सी सीटें मिल भी जाए, 2-4 सीटें, 1-2 सीट, जहां सिरसा में, हिसार, फतेहाबाद जो वो पूरा एरिया है, पंजाब से लगता एरिया, और जहां चौटाला परिवार का पूरा दबदबा रहा है। और हमने पिछली सरकार में प्रगति आपको बताऊं जी, चौटाला पार्टी, इनेलो और जेजेपी 2 अलग टुकड़ों में बट गई पार्टियां। लेकिन जो पिछली सरकार चली जिसमें जेजेपी बीजेपी के साथ थी, तब भी 5 विधायक थे चौटाला परिवार के। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे, अभय चौटाला थे, उनकी दुष्यंत की मां नैना चौटाला थी, एक अमित सिहाग थे और रंजीत चौटाला जी। इतनी कमजोर पार्टी होते हुए इनेलो, हमने देखा पिछली सरकार जो गठबंधन में चली है, 5 विधायक जिनमें एक डिप्टी सीएम और रंजीत चौटाला मंत्री थे। तो चौटाला का प्रभाव जरूर है अपने क्षेत्र में, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद वो एरिया है। मेरे को लगता है वहां से कुछ सीट इस गठबंधन को, आईएलडी बीएसपी को कुछ मिल सकती है, या बीएसपी के सहारे कहीं और, मतलब बहुत एक उल्लेखनीय, मैं नहीं मानूंगा कि इनकी उपलब्धि रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ खाता खोलने की स्थिति में है। और जेजेपी भी ऐसा कर सकती है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। ये जो दूसरे गठबंधन है या आम आदमी पार्टी है, थोड़ा सा उलटफेर कर सकती है, मार्जिन को कम कर सकती है, या कई जगह ऐसा है जहां टाइट मुकाबला, तो हो सकता है हारने वाला जीत जाए और जीतने वाला हार जाए। इनकी भूमिका यहीं तक रहेगी। बिल्कुल, भूमिका हालांकि यहीं तक रहेगी। कुछ उलटफेर वोट बैंक में जरूर हो सकता है महेश जी, लेकिन मेन मुकाबला जो कांग्रेस और बीजेपी के रूप में ही देखने को मिल रहा है, इन्हीं दोनों सियासी दलों में ही देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये भी
निकलता हुआ सामने आ रहा है कि जिस तरह से उम्मीदवारों की घोषणा दिन पर दिन की जा रही है, ऐसे में नेताओं का दल बदल भी जारी है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी। सभी राजनीतिक दलों में नेता इधर से उधर हो रहे हैं। इससे विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा राजनीतिक दलों को? देखिए, सातों से दल बदल हर एक चुनाव में देखने को मिलता है, फिर चाहे कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात हो या भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी में आने की बात हो या किसी भी दूसरे अन्य विकल्प की तलाश जो है टिकटार्थियों को करनी होती है, जिन्हें टिकट नहीं मिल पाती राष्ट्रीय पार्टियों से, वो किसी एक क्षेत्रीय दल के साथ जाते हैं। जैसे पिछली बार जननायक जनता पार्टी के साथ हुआ था और जननायक जनता पार्टी के फॉर्मूले पर ही इस बार आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी 2029 के चुनाव की यहां पर तैयारी कर रही है। हरियाणा प्रदेश में अपने संगठन को पैदा करने की कोशिश हर एक विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। जो भी अपने व्यक्तिगत जनाधार वाला नेता हो, उसका स्वागत यहां पर आम आदमी पार्टी कर रही है। जिसे कांग्रेस से टिकट नहीं मिले, जिसे भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिले, आम आदमी पार्टी एक विकल्प हो सकती है। इसके अलावा जिक्र करें आरएलडी और बीएसपी गठबंधन का, तो वहां पर कोई भी नहीं जाना चाह रहा है। तमाम ऐसे लोग जिन्हें राष्ट्रीय पार्टियों से टिकट नहीं मिल रहा है, वो निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार है। और ना ही जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के साथ ये लोग जाने की तैयारी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों से हमने बात की, वो यही अपनी राय रखते थे कि या तो निर्दलीय वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो है गठबंधनों के सहारे वो नहीं जाएंगे, चाहे वो बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन हो, चाहे जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हो। दोनों गठबंधनों के साथ जाने से तमाम लोग इनकार कर रहे हैं और निर्दलीय ही चुनाव मैदान में ताल ठोकने को तैयार नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अब जो कांग्रेस पार्टी का यहां पर जिक्र कर लेते हैं, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी से जो लोग नाराज हैं, वही कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक है, वही ताकत है। और बदले माहौल में कांग्रेस पार्टी उन्हीं लोगों से उम्मीद कर रही है जो सरकार से नाराज है, वो कांग्रेस पार्टी की ताकत बनेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की ताकत जरूर बनते हुए नजर आ रही है, क्योंकि राजनीतिक दलों में फेरबदल हो रहा है, राजनीतिक दलों के नेताओं में फेरबदल हो रहा है। निश्चित तौर पर चुनाव में कुछ असर जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन सोनी जी, जिस तरह से कहा बार बार यही जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में सामान्यतः यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। चुनाव सिर्फ अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। हालांकि सभी राजनीतिक दलों की तरफ से जीत के दावे जरूर किए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सीएम नायब सिंह सैनी चुनावी मैदान में है लाडवा से, वहीं गढ़ी सांपला किलोई से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में है। कितना चुनौतीपूर्ण लाडवा से सीएम सैनी के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सामना करना? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए सांपला किलोई की जो सीट है, कोई इतना उनके लिए मुकाबला नहीं झेलना पड़ेगा, उनके लिए बड़ा सरल लग रहा है अभी तो। और लाडवा में देखिए, इस बार एक नए चेहरे के रूप में हालांकि नायब सैनी वहां आए हैं, वो पहले नारायणगढ़ से लड़ते रहे विधानसभा का चुनाव, तो हालांकि उनको वहां मेवा सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो पहले से विधायक हैं, तो इसलिए वहां पर तो फिर भी कुछ मुकाबला होगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने निर्वाचन क्षेत्र में कोई मुकाबला नहीं करना पड़ेगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, वो नए चेहरे के रूप में। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो के लिए तो जीत बिल्कुल सुनिश्चित लग रही है। और देखिए, अब जो चुनाव हो गया पूरे राज्य का, मगर चुनाव देखिए, ये विचारधारा पर आधारित नहीं है। कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, कोई अंतर नहीं है, लोग दोनों को एक समान मानते हैं। अब व्यक्ति विशेष का चुनाव हो गया, एक व्यक्ति विशेष का जो अपने क्षेत्र में संपर्क कैसा है, लोगों से संवाद कैसा है, लोगों के बीच छवि कैसी है और कितना पार्टी के प्रति समर्पित है, ये बात देखने वाली बात है। अब व्यक्ति विशेष के चुनाव के अंदर अगर जिसके उम्मीदवार ज्यादा अच्छे होंगे, ज्यादा छवि अच्छी होगी, लोगों के बीच संपर्क होगा, मजबूत चेहरे होंगे, तो जिनकी जीत सुनिश्चित है। और एक बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण है, सरकार के खिलाफ लोगों में रोष है, क्योंकि 10 वर्ष का शासनकाल है, तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत हो सकती हैं, लेकिन उन कसौटियों पर, अपेक्षाओं पर, वायदों पर सरकार खरी नहीं उतरी। लोग अपने अपने ढंग से, लोगों की कुछ ना कुछ ग्रीवेंसेस हो सकती हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए संभावना बनती है। अब ये कांग्रेस पर निर्भर करता है कि इस संभावना को अपने पक्ष में कितना कर पाती है। बिल्कुल, अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को जरूर मिल रही है। हालांकि उम्मीदवारों की घोषणा अभी भी होना बाकी है। नामांकन के लिए कल आखिरी दिन है, ऐसे में प्रचार प्रसार को भी तेज धार दी जाएगी। लेकिन इस बीच सवाल बस यही नजर आ रहा है कि दिग्गजों ने ताल तो ठोक दी है, लेकिन चुनावी मैदान फतेह कौन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हरियाणा का चुनावी दंगल सच के तैयार है, ऐसे में अब इंतजार है उम्मीदवारों के ऐलान का और आगे की प्रक्रिया का। चूंकि चुनाव प्रचार भी यहां पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन जीत के दावे जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से किए जा रहे हैं, अब देखना ये और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है कि 8 अक्टूबर को जो नतीजे आएंगे वो किसके दावों को सही साबित करते हैं।